तो चलिए आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से हाल की कुछ सबसे जरूरी घटनाओं पर बात करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संकट से लेकर देश के अंदर नीतिगत बदलाव तक सब कुछ शामिल है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले ईरान युद्ध और तेल का झटका, फिर देखेंगे भारत की कूटनीतिक कशमकश, और हाँ, आधुनिक युद्ध के कुछ विवादों पर भी नजर डालेंगे। देश के अंदर आंध्र की जनसंख्या पहेली को समझेंगे और आखिर में बात होगी बाघों को बचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वैश्विक संकट से, एक ऐसा मुद्दा जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की और इससे भारत की अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती खड़ी हुई है उसकी। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ में है ये एक नंबर, $100। जब कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार गईं, तो समझ लीजिए कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में खलबली मच गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 28 फरवरी को खबर आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनेई एक हमले में मारे गए। फिर 8 मार्च को मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, और बस 2 दिन बाद 10 मार्च को ईरान ने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को ही बंद कर दिया और तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, लगभग $120 तक पहुंच गईं। अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ा। देखिए, हम अपने कच्चे तेल का 88% से ज्यादा तो आयात करते हैं, और इसमें से भी लगभग आधा यानी करीब 25 से 27 लाख बैरल रोज इसी हुर्मुज़ जलडमरू मध्य से आता है। गणित बहुत सीधा है। कीमत में सिर्फ $1 की बढ़ोतरी का मतलब है हमारे सालाना इंपोर्ट बिल पर $2 अरब का बोझ, और अगर कीमत 10% बढ़ जाए तो हमारा चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.4% तक बढ़ सकता है। इसी वजह से रुपया भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर 92.36 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। ये आंकड़े जीएस पेपर 3 के लिहाज से बहुत अहम हैं। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया? देखिए, सरकार का पहला कदम ये था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन नहीं बढ़ाईं, लेकिन असली फोकस बदल गया। अब प्राथमिकता कीमत को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना था। इसके लिए हॉर्मुज़ से अलग दूसरे रास्तों से तेल लाने की कोशिशें शुरू हुईं। 6 से 8 हफ्तों का फ्यूल स्टॉक बनाए रखने पर जोर दिया गया, और आरबीआई ने भी बाजार में स्थिरता लाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 50,000 करोड़ रुपए डाले। तो ये तो हुई आर्थिक चुनौती। अब बात करते हैं कूटनीति की। पश्चिम एशिया के इस संघर्ष में भारत ने कैसे संतुलन साधा? ये जीएस पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का एक क्लासिक केस स्टडी है। तो भारत के एक्शन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि रणनीतिक स्वायत्ता आखिर है क्या। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है किसी भी देश की वो क्षमता जिससे वो बिना किसी दूसरे देश या गुट के दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति तय कर सके। और भारत ने इसी स्वायत्तता का प्रदर्शन किया। देखिए कैसे। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 फरवरी और 5 मार्च को ईरान में अपने समकक्षों से बात की। वहीं दूसरी तरफ 4 मार्च को जब ईरान का एक नौसैनिक जहाज IRS लवन मुश्किल में था, तो भारत ने उसे मानवीय आधार पर कोच्चि बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दी। और फिर जयशंकर ने खुद संसद में खड़े होकर भारत के इस पूरे रुख पर बयान दिया। ये एक बहुत ही सधा हुआ कदम था। और इस मानवीय पहल के पीछे की सोच क्या थी? खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में सुनिए। उन्होंने कहा, जब ये जहाज अंदर आना चाहता था और वो भी मुश्किलों में, मुझे लगता है कि ऐसा करना मानवीय था। मुझे लगता है कि हम उस सिद्धांत से निर्देशित थे। तो साफ है, इस फैसले को पूरी तरह से एक मानवीय कदम के तौर पर रखा गया। लेकिन इस संघर्ष का एक और बहुत ही गंभीर और चिंताजनक पहलू भी सामने आया है, और ये जुड़ा है आधुनिक युद्ध के तरीकों से, जिसकी रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच ने की है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि 3 मार्च 2026 को दक्षिणी लेबनान के यूहमोर इलाके में, जो कि एक रिहायशी इलाका है, वहां इजरायली सेना ने व्हाइट फॉस्फोरस हथियारों का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, जो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर सवाल खड़े करता है। तो आखिर ये व्हाइट फॉस्फोरस है क्या, और इस पर इतना विवाद क्यों है? देखिए, ये एक केमिकल है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। सेनाएं इसका इस्तेमाल धुआं बनाने या आग लगाने वाले हथियार के तौर पर करती हैं।
लेकिन जब इसका इस्तेमाल आबादी वाले इलाकों में एयर बर्स्ट के जरिए किया जाता है, मतलब हवा में फोड़ा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे गैर कानूनी और अंधाधुंध मानता है। यही वजह है कि ये इतना विवादास्पद है। इसकी गंभीरता को ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान रिसर्चर रामजी कैज के इस बयान से समझा जा सकता है। वो कहते हैं, रिहायशी इलाकों पर इजरायली सेना द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस का गैरकानूनी इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है और इसके नागरिकों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। ये बयान साफ करता है कि इससे आम लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो एक तरफ दुनिया में ये सब तनाव चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसी दौरान भारत के अंदर क्या बड़े नीतिगत बदलाव हो रहे हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर देश के अंदर की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश एक ऐसी डेमोग्राफिक चुनौती से जूझ रहा है जो आने वाले समय में शायद कई और राज्यों के सामने भी आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो इसके लिए एक बिल्कुल नया नजरिया अपना रहे हैं। इस समस्या को समझने के लिए ये ग्राफ देखिए। ये दिखाता है टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। भारत का TFR रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के करीब है, लेकिन आंध्र प्रदेश का TFR गिरकर सिर्फ 1.5 रह गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी का फायदा था, वो अब एक बोझ में बदल सकता है। तो आंध्र प्रदेश कर क्या रहा है? वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल से पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ। देखिए, पहले की नीतियां परिवार का आकार छोटा रखने पर जोर देती थीं, जिसे अक्सर एक नेगेटिव नजरिए से देखा जाता था। लेकिन ये नई नीति परिवारों को 2 या 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसका फोकस सिर्फ संख्या पर नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और आर्थिक उत्पादकता पर है। मतलब अब बात आबादी की बढ़ती ग्रोथ को रोकने की नहीं, बल्कि घटती आबादी और बूढ़े होते समाज को संभालने की है। और इस नई सोच को जमीन पर उतारने के लिए 5 स्तंभ बनाए गए हैं। पहला है मातृत्व यानी माँ की सेहत पर ध्यान। दूसरा है शक्ति, जिसमें महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। तीसरा क्षेम, जो वरिष्ठ नागरिकों की भलाई पर केंद्रित है। चौथा है नैपुण्यम यानी भविष्य के लिए वर्कफोर्स को स्किल करना। और 5वां है संजीवनी, जिसके तहत राज्य के डिजिटल पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो पर्यावरण से जुड़ा है और GS पेपर 3 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ की और उसे बचाने के लिए जो संस्थागत ढांचा है उसकी। भारत की टाइगर कंजर्वेशन की सक्सेस स्टोरी के केंद्र में एक संस्था है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, या जिसे हम NTCA कहते हैं। तो ये NTCA है क्या? देखिए, ये एक सांविधिक निकाय है, मतलब इसे कानून के तहत बनाया गया है। इसे 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था। इसका मुख्य काम था प्रोजेक्ट टाइगर को कानूनी ताकत देना और जवाबदेही तय करना। मतलब इसे एक प्रोजेक्ट से एक स्थायी कानूनी अधिकार वाली संस्था में बदलना। और NTCA के काम का दायरा बहुत बड़ा है। ये राज्यों के टाइगर कॉन्जर्वेशन प्लान को मंजूरी देता है, टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में टूरिज्म के नियम तय करता है, इंसान और जानवरों के बीच टकराव को कम करने की योजना बनाता है। ये भी सुनिश्चित करता है कि टाइगर कॉरिडोर्स को किसी और काम के लिए डाइवर्ट न किया जाए। इसके अलावा रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना और टाइगर रिजर्व के स्टाफ को ट्रेनिंग देना भी इसी की जिम्मेदारी है। तो आज हमने भू राजनीतिक संकटों से लेकर देश के अंदर की लंबी अवधि की रणनीतियों तक पर बात की। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, कोई भी देश अपनी तात्कालिक ज़रूरतों और भविष्य की समृद्धि, इन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों को कैसे प्राथमिकता दे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ता है।